सरकार तो व्यवस्था बना दी, लेकिन उस व्यवस्था का संचालन का दायित्व तो जिसके ऊपर है, अगर उस दायित्व में कहीं न्यूनता अगर वो ले आता है तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। इस मिथक को हमने तोड़ा। मुझे खुशी है ये कहने में कि गरीब व्यक्ति के लिए न्याय नहीं है। मुकदमे की विवेचना विंग थाने से अलग होनी चाहिए। अगर कितने ऐसे मामले आपके सामने आए, व्यक्ति जेल में भी रह सकता है। हाँ, बिल्कुल जेल में रहता है। ऐसे व्यक्तियों को रिमांड पर पेश किया जा रहा है जिसमें अपराध की धाराएं 7 वर्ष की सजा से कम है, तो जिसका हम लोगों के द्वारा रिमांड पर विरोध किया जा रहा है। और या तो अभियुक्त को तुरंत जमानत दी गई है और विवेचक को और एसएसपी को मतलब ये सूचना दी गई है कि इस तरह की पुलिस चेतावनी दी गई की जा रही है। वो यहाँ इस न्यायालय के आराध्य देव ही तो हैं, हमारे मजिस्ट्रेट और हमारे न्यायाधीश ईश्वर का पर्यायवाची है। तो हमारे कानून में है जो डिस्चार्ज की जो व्यवस्था है, विश्वास के आधार पर कार्य न्यायालय में होता है। आदरणीय तेज प्रताप तिवारी जी जो जनपद न्यायाधीश है हमारे, उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा था, वही मेरा ब्रह्मवाक्य है कि अभाव और प्रभाव के बिना अगर आप अपने पद पर रहते हुए कार्य करेंगे और अगर आप न्याय भी दिला पाएंगे, न्याय भी दिला पाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद जैसे अब उसमें एक प्रावधान है, जैसे अगर SC/ST है तो उसका तो किसी भी स्तर पर जो है हम अगर वो आवेदन करता है तो हम देखेंगे। महिला है तो उसका भी हम किसी भी स्तर पर देखेंगे। उसकी आय सीमा जो है 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आज आपने जो ये कार्यक्रम किया है ये गोरखपुर के लिए नहीं, ये पूरे देश में ही जितने लोग भी देख रहे होंगे वो आज ये जान रहे होंगे कि अगर कोई भी कहीं भी बंद है तो उसके लिए उसको विधिक प्रतिरक्षा के लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हमेशा तैयार है। और वो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जीवन जब एक कहानी बन जाता है तो वह संपूर्ण समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करने लगता है। और कहानी बनने में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटित हुई हो या कोई बहुत बड़ा इनाम आपको मिला हो। उसके लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि किसी व्यवस्था के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अगर कोई हल्की सी त्रुटि कारित हो और उस त्रुटि कारित करने के लिए व्यक्ति का जीवन एक कहानी बन जाए, उसके सहारे बहुत सारे लोगों के साथ न्याय की उम्मीद जग जाती है। आज मैं बैठा हूँ गोरखपुर सिविल कोर्ट में, जहाँ अभी बहुत जल्दी एक व्यवस्था स्थापित की गई, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। उसमें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल संजय त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। और जब मैंने जाना उस प्रक्रिया के अनुपालन में जब कहीं जो त्रुटि होती है उसकी सज़ा जो भुगतता है उसके जीवन पर क्या बीतती है, जब इसके बारे में मुझे पता चला तो मैं तिवारी जी से इच्छा जाहिर किया कि मैं उस पर बातचीत करूं, क्योंकि लगातार ये बातें चलती हैं, लगातार बातें उठती हैं कि जो पुलिस की विवेचना है उस पर सवाल उठते हैं हमेशा। यानी जब कोई विवेचना निष्पक्ष नहीं होती है तो उसकी सज़ा जो भुगतता है कितनी मुश्किल होती है उसके साथ, उसी का एक उदाहरण जो है मैं तिवारी जी के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करूंगा, जिसमें कुछ लोग फर्जी तरीके से फंसाए जाते हैं। ज़मीन की लालच में व्यक्ति जो है अगले को फर्जी मुकदमा दर्ज कराता है और पुलिस से मिलकर के उनके खिलाफ आरोप पत्र सबमिट कराता है और मामला न्यायालय में आता है। 12 वर्षों के आसपास तक विचारण नहीं हुआ, क्योंकि जो अभियुक्त थे वो इतने गरीब थे कि उनके पास इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वो अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए किसी वकील को हायर कर सकें। लेकिन शुक्र हो सरकार का कि जिसने जो सिस्टम बनाया, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जो बनाया, उसके तहत उसे न्याय मिल ही गया। कहानी तो पूरी तिवारी जी बताएंगे, लेकिन लब्बो लुआब सिर्फ यही है कि पुलिस की विवेचना में लापरवाही और चिकित्सक के द्वारा तैयार की गई जो चिकित्सा रिपोर्ट है वो किस कदर किसी के जीवन को तबाह कर सकती है, वो उसका साक्षात उदाहरण तिवारी जी हमारे सामने बैठे हैं। किस तरह से उस मुश्किल से आपने निकाला उन बेगुनाह लोगों को,
उसके बारे में तिवारी जी बताएंगे। तो तिवारी जी, सबसे पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि जब से आप इस पद पर स्थापित हुए, कितने ऐसे मामले आपके सामने आए कि जिसमें आपके सामने ये बात आई सामने उभर कर कि विवेचना अगर सही हुई होती तो अगला आदमी 13 वर्षों तक 12 वर्षों तक जो है ट्रायल फेज नहीं करता या जेल में नहीं रहता। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, जब कोई व्यवस्था बनती है, जैसे हमारा देश तो आज़ाद बहुत दिन पहले हो चुका और लगभग 70 साल से ऊपर का समय जो है बीत रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति ये ऐसी नहीं है जो कि हम ये मान के चलें कि गरीब व्यक्ति को न्याय बड़ी आसानी से सुलभ हो जाए। ये चीज़ हमारे सर्वोच्च न्यायालय के आदरणीय न्यायाधीश न्यायमूर्तिगण के समक्ष जब इस तमाम तथ्य गए तो ये सिस्टम बना, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, जो 2023 में इसके तहत हमारी सिविल कोर्ट गोरखपुर में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम पर नियुक्ति की गई। और इस सिविल कोर्ट गोरखपुर में हमारे सहयोगी के रूप में, हमारे छोटे भाई के रूप में आदरणीय प्रकाश चंद्र शुक्ला जी डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल नियुक्त किए गए। साथ ही जो है 2 असिस्टेंट हमारे नियुक्त किए गए, हबीब जफ़र और संजय कुंवर निगम, ये हमारी 4 लोगों की टीम यहाँ गोरखपुर में काम कर रही है। और आपको आश्चर्य होगा, जब से हम नियुक्त हुए हैं तब से 403 केसेज हमने ऐसे देखे हैं अभी तक, आज की तिथि तक, जो जेल से हमारे पास आए हैं जिनकी विधिक प्रतिरक्षा कोई नहीं कर पा रहा था। और वहाँ एक ऐसा माहौल बन गया था कि गरीब व्यक्ति के लिए न्याय नहीं है। ऐसे में जब हम लोग पहले वहाँ जाते थे, जेल में विजिट करते थे, जब ये पूछा जाता था कि तुम्हें अधिवक्ता चाहिए, बताओ तुमको जो है तुम्हारे लिए पैरवी करने के लिए सरकारी अधिवक्ता दिला दिया जाए, तो लोग कहते नहीं नहीं हमको अधिवक्ता नहीं चाहिए। मतलब ये भय का वातावरण था, उनके पास उनको ये आर्थिक स्थिति नहीं थी और एक भय का वातावरण था कि जो निःशुल्क अधिवक्ता मिलते हैं उनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता, वो उनके द्वारा सिर्फ जो है अधिकतर उस केसों में सजा ही होती है। तो इस धारणा को परिवर्तित करते हुए में हमें कुछ समय लगा, 2-3 महीने के अंदर। इस धारणा को आपने तोड़ा, इस मिथक को हमने तोड़ा। मुझे खुशी है ये कहने में कि जहां पहले जेल लोक अदालत लगती थी उसमें 3-4 केसेज को डिसाइड किया जाता था, इतने दिन से बंदी हैं उन पर विचार नहीं किया जाए। हमारे आने के बाद 20-20 केस 30-30 केस जेल लोक अदालत में निस्तारित कराए गए। मामले का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मामला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 के न्यायालय में इस समय विचाराधीन था और ये एक्शन प्लान के तहत ये मामला दर्ज था। और इस समय में न्यायाधीश महोदय परेशान थे कि ये मामले का निस्तारण हमें करना है। इसमें एक मुलजिम जो था वो नासिक जेल में भी सह अभियुक्त के रूप में बंद था किसी अन्य मामले में, तो उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं था। भाई उसके जो थे दोनों बाहर थे, पिता उसके मर चुके थे, जो इस मुकदमे में जो भी अभियुक्त थे, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर थी और उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो सक्षम अधिवक्ता के रूप में रख करके अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकें। तो न्यायाधीश महोदय द्वारा ये केस हमें ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद जब हमने देखा उस पत्रावली का, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये एक तरह से ये समझिए डिस्पोजल के लिए केस मेरे पास आया था। अच्छा। जिसको कि इसको ख़त्म करना है। तो जब हमें दिया गया ये केस तो मैंने उसको जब देखा तो उसमें मुझे ये लगा कि ये अभियुक्त निर्दोष है। बेलीपार थाने का मामला है और ये एक तरह से समझिए तो कोर्ट का ये बहुत बड़ा एहसान है कि कोर्ट ने इस मामले को मुझे दिया और मुझे ये दायित्व तो दिया कि मैं इस मामले को देख करके और जो है उस पर उनकी प्रतिरक्षा कर सकूं। जब मैंने पत्रावली का अध्ययन किया और पत्रावली पर जो देखा, तो पत्रावली को देखने के बाद ही मुझे ये पता चला कि ये लोग निर्दोष हैं और इनको साजिश फंसाया गया है। तो फिर मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो मुलजिम नासिक में बंद था उससे मैंने बात की और सारे तथ्यों का उससे मैंने की जानकारी की। उसने कहा कि साहब एक ज़मीन हम लोगों ने उनके मकान के बगल में ख़रीदी थी, जो उसका बैनामा कराया था, उस ज़मीन को वो कब्जा करना चाहते थे, इसलिए 11:30 बजे रात की फर्जी घटना को दिखा करके
अच्छा। और 4 दिन के बाद, जो थाने से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही घटनास्थल स्थित थी, 4 दिन के बाद एक फर्जी मेडिकल करा करके और उसके आधार पर उस मेडिकल को ले जा करके दे करके थाने पर और एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें बम से घटना कारित करना कहा गया था। अब आप स्वतः ही जान सकते हैं कि क्या कोई ऐसा कारण हो सकता है कि थाने से 5 किलोमीटर दूरी पर बम चले और थाने को 4 दिन तक पता न चले कि जो है ये यहाँ पर इस तरह की घटना कारित हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें जो विवेचना हुई, विवेचना का स्तर इस तरह का था कि मैं नहीं कहूँगा कि उसमें क्या व्यवस्था थी, क्या चीज़ें थीं, जिसमें कि विवेचना अगर सही स्तर से हुई होती तो शायद ये चारों व्यक्ति मुलजिम नहीं बनते, अभियुक्त नहीं बनते और इनको इस यंत्रणा से गुजरना नहीं पड़ता। देखिए, इसके 2 कारण माने जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो विवेचक जो होता है उसमें एक ऐसा भय व्याप्त होता है माहौल को देखते हुए कि अगर वो ये कहता है कि अगर हम इस विवेचना में एफआईआर जो दर्ज हुई है, अगर हम इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हम कर देते हैं तो शायद हो सकता है हमारे खिलाफ चार्जशीट खुल जाए कि इसमें क्यों तुमने ऐसा कर दिया, जिस वजह से जिस दबाव में कार्य नहीं हो पाता। तो इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये मैं मानता हूँ इसका कारण कि पुलिस की विवेचना विंग जो है, मुकदमे की विवेचना विंग थाने से अलग होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, जिसको कि बहुत दिन से मांग भी की जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें अगर हो जाएंगी तो शायद विवेचना का स्तर सुलझेगा और निर्दोष व्यक्ति सजा पाने से भी बचेंगे। मैं बताऊं कि जो है, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो उसके 1 महीने के अंदर ही एक खोराबार थाने का मामला था, जिसमें कि अभियुक्त की 313 हम लोगों ने बनवाई थी यहाँ से मुकदमे का ट्रायल करके। वो मामला चला गया, उस पर आने वाला था आदेश। उसी बीच में अब देखिए 2 साल का ट्रायल वो अभियुक्त जेल में झेल चुका था। अच्छा। और 313 होने के बाद जब फैसले का डेट निर्धारित हुआ तो उसमें जो को एक्यूज थे, जो बाहर उसकी पैरवी करते थे, उसको में से एक को पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा। और पुलिस को पकड़ने के बाद जब हमने रिमांड पर उसका विरोध किया तो ये हुआ कि साहब रिमांड पर जो है अभी इस तरह की चीज़ें हमने, जबकि बयान ऑलरेडी दर्ज हो चुका था और वो इस स्तर का बयान दर्ज हुआ था उसका वादी का कि जिससे ये पता चल रहा था कि ये फर्जी रूप से फंसाए गए हैं लोग। अच्छा। उसके बाद भी वो व्यक्ति जो है उसकी रिमांड आई और एक फर्दर केस, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर एक मुकदमा सत्र न्यायालय में चल रहा है और उसमें कोई सह अभियुक्त अगर पकड़ा जाता है तो उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ न दे करके रिमांड उसकी उस न्यायालय में जहाँ वो विचारण चल रहा था उसी में उनको पेश कर किया जाना चाहिए था। अगर ये हुआ होता तो शायद उसको ये यंत्रणा नहीं झेलनी पड़ती है। वो 2-3 महीने तक, 4 महीने तक ये समझ लीजिए कि वो जेल में रहा और उसके बाद उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई। आधार इसी आधार को बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तिवारी जी, जो कहानी आपने बताया कि फर्जी तरीके से केस दर्ज कराया गया और उसमें 12 वर्षों तक जो है जो ट्रायल है, जो विचारण है वो लंबित रहा, सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई अधिवक्ता नहीं था। तो जिस मामले को लेकर के ये फर्जी कहानी बनाई गई थी, वो तो जो पीड़ित है, अगर उसकी ज़मीन हड़पने के लिए उसकी ज़मीन हड़प ली गई, तो ज़मीन तो हड़प ली गई, उसकी ज़मीन हड़प ली गई है। वर्तमान में उसने 313 में अपने कहा है, माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने उसमें लिखा भी है जजमेंट में कि 313 में उसने कहा कि हमारी इस ज़मीन पर इन्होंने कब्जा करके मकान बनवा लिया। तो उसका तो दोहरा लाश हुआ ना। बिल्कुल। एक तरह से उसकी संपत्ति भी गई, सारे घर वालों को जेल में डाल के उसकी संपत्ति भी हड़प ली गई। ये न्याय पालिका का दुरुपयोग तो हुआ, एक तरह से न्यायपालिका का दुरुपयोग हुआ और जो सिस्टम है हमारा पुलिस सिस्टम है, इसका दुरुपयोग हुआ ना। इसका दुरुपयोग, जैसे सरकार व्यवस्था बनाती है तो सरकार तो व्यवस्था बना दी, लेकिन उस व्यवस्था का संचालन का दायित्व तो जिसके ऊपर है, अगर उस दायित्व में कहीं न्यूनता अगर वो ले आता है तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। तो इस तरह का अच्छा, ये तो हुआ ट्रायल। आपके सामने तो इस तरह के भी मामले आते होंगे जहाँ इन्हीं आधारों पर, इन्हीं जो है गलत विवेचना या विवेचना में लापरवाही के चलते व्यक्ति जेल में भी रह सकता है। हाँ, बिल्कुल जेल में रहता है। तमाम मामले ऐसे आते हैं जिसमें कि 7 साल से, इस समय माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की ये व्यवस्था है कि 7 साल से अधिक का जिसमें सजा का प्रावधान नहीं है, उसमें व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करने की आवश्यकता
नहीं है। उसमें विवेचना हो, विवेचना के बाद अगर कोई ठोस आधार पाता है विवेचक, तभी उसमें गिरफ्तार करेगा, सामान्यतः उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नहीं किया। लेकिन बहुत से ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की इस व्यवस्था की अवहेलना करते हुए विवेचक द्वारा ऐसे व्यक्तियों को रिमांड पर पेश किया जा रहा है जिसमें अपराध की धाराएं 7 वर्ष की सजा से कम है, तो जिसका हम लोगों के द्वारा रिमांड पर विरोध किया जा रहा है। और कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें रिमांड मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमांड के दौरान रिमांड रिफ्यूज की गई है। और इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी गोरखपुर जनपद के जितने मजिस्ट्रेट गण हैं, जो रिमांड मजिस्ट्रेट गण हैं, बिल्कुल, उन्होंने अपने दायित्व का पूरी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया है। एक बड़हलगंज का मामला था जिसमें आपका मामला आया था, हमने अखबारों में भी पढ़ा था कि जो है कोई इस तरह के मामलों में कोई पुलिस गिरफ्तार, तमाम ऐसे केसेज जो हैं 24-25 केसेज ऐसे हुए हैं जिसमें रिमांड रिफ्यूज हुई है और या तो अभियुक्त को तुरंत जमानत दी गई है और विवेचक को और एसएसपी को मतलब ये सूचना दी गई है कि इस तरह की पुलिस चेतावनी दी गई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका उनके ऊपर उनको सूचना भी दी गई है कि पुलिस द्वारा जो ये चीज़ें की जा रही हैं उस विषय में सूचना। अच्छा, तो ये 7 साल से तक की सज़ा में जब कोई गिरफ्तार करके लाया जाता है तो आपको कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति यहाँ ला रहा है, गिरफ्तारी करके अगर वो ले आ रहा है? देखिए, ड्यूटी तो कोर्ट नाजिर की है कि वो हमें बताएं किसी भी मामले में, कोई भी अगर रिमांड पर आ रहा है, किसी भी मामले में आ रहा है, अगर उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं है, प्राइवेट अधिवक्ता उसके पास नहीं है और आने के बाद अगर वो कहता है कि साहब हमारे पास प्राइवेट वकील रखने की हैसियत नहीं है, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है, कोर्ट हमें तुरंत सूचित करेगी कि ये व्यक्ति पकड़ के करके आया हुआ है और इसकी जो है आप रिमांड पर इसको अगर कुछ कहना चाहें तो उपस्थित होकर के आपको सूचित किया जाता है, आप आइए और अपने इसका पक्ष रखिए। तो फिर हमारे 2 जो असिस्टेंट हैं और हम लोग जो हैं, जो भी खाली रहता है अपने कार्यों से, वो जाता है वहाँ पर और जा करके उसकी अभियुक्त के संबंध में जो दस्तावेज पुलिस द्वारा पेश किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के बाद हम अभियुक्त की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हैं, मतलब विधिक प्रतिरक्षा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तमाम ऐसे लोग इसमें जो है लाभान्वित हुए हैं जो यहाँ से आए थे तो रोते हुए आए थे पुलिस के अभिरक्षा में और जब छूटे हैं तो हंसते हुए गए हैं और अरे जीवन धन्यवाद देते हुए गए हैं हम लोग। आपको अपने दायित्व का निर्वहन अगर आप इस तरह से कर रहे हैं और आपको सरकार ने इसीलिए जो है आपकी व्यवस्था किया है, आपकी नियुक्ति की है और उस नियुक्ति का अनुपालन आप सिस्टम, ये तो मैं आशीर्वाद मानता हूँ अपने जनपद न्यायाधीश महोदय का और उस चयन समिति का जिन्होंने कि उस समय इंटरव्यू लेकर के हम लोगों को ये दायित्व दिया था। बहुत अच्छा है। तो ये काम तो जो स्वतंत्र रूप से वकालत कर रहे अधिवक्ता हैं इनको भी जो है, ये तो आपके लिए आपका ये जो कृत्य है उन सारे अधिवक्ताओं के लिए एक बहुत जागरूकता का ये बहुत बड़ा एक प्रयास है जो है उनके लिए। करते हैं, अधिकतर लोग करते भी हैं। इस पर अगर जैसे ही रिमांड के स्तर पर अगर व्यक्ति जो है प्रतिरक्षा करे तो बहुत सारे लोग जेल जाने से बच जाएंगे। बिल्कुल बच जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ये करना चाहिए। देखिए, अधिवक्ता का कार्य बड़ा पुनीत कार्य है। अधिवक्ता है क्या? मंदिर का एक पुजारी मान लीजिए, जिस तरह से मंदिर में एक पुजारी कार्य करता है और वो मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त की कल्याण के लिए ईश्वर से आराध्य से प्रार्थना करता है कि वो यहाँ इस न्यायालय के आराध्य देव ही तो हैं, हमारे मजिस्ट्रेट और हमारे जज जो हैं ईश्वर का पर्यायवाची है। तो उनके समक्ष उपस्थित होकर के हम भी तो वही कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर माना जाए तो एक तरह से जो सामग्री उसकी दस्तावेज जो रहते हैं उस दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद अपने विधिक ज्ञान के आधार पर उसकी प्रतिरक्षा, विधिक प्रतिरक्षा जो करते हैं, बिल्कुल वो इसीलिए तो करते हैं कि वो छूट जाए और उसको जो है न्यायालय के आधार पर उसको जो है उसे न्याय मिल जाए शुरुआती दौर से। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा, उसके बाद एक चीज़ और मतलब जानकारी आपसे लूँगा, फिर आपके इस सिस्टम पर मैं बात करूँगा। जैसे आपने कहा कि विवेचना में जो न्यूनता या उसमें लापरवाही हुई या जो चिकित्सक ने जो चिकित्सीय रिपोर्ट बनाया उसमें कहीं न कहीं कोई कमी आई, तो हमारे कानून में ये उन्मोचन की व्यवस्था है, जो डिस्चार्ज की जो व्यवस्था है, जो भी चीज़ें होती हैं, देखिए कार्य का बोझ एक न्यायाधीश के ऊपर इतना ज़्यादा है। विश्वास के आधार पर कार्य न्यायालय में होता है, मैक्सिमम कार्य विश्वास के आधार पर होता है। अब विवेचक विवेचना करता है, विवेचना करके अगर वो गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है तो एक ही दिन में, एक ही समय में विवेचक न्यायालय का मजिस्ट्रेट संज्ञान के स्तर पर हर चीज़ को तो देख नहीं लेगा। आरोप के स्तर पर जब आती है चीज़ें तो कुछ उसमें देखा जाता है कि क्या उन जो 161 का
बयान दर्ज किया है, जो दस्तावेज उसने अपने आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत किए हैं, क्या उसके द्वारा वो अपराध कारित होना बनता है? प्रथम दृष्टया अगर बनता है तो उसका आरोप तय होता है और विचारण तय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब गवाहों का बयान होता है तो भी अगर उससे जो है अपराध नहीं कारित होता तो बीच में भी व्यवस्था है कि अच्छा, क्योंकि अब 1 साल हमें कार्य करते हुए हो गया लगभग में। अच्छा, तो मतलब शुरुआती दौर के भी मामले आपको मिल रहे हैं? जेल में जो अब लोग आ रहे हैं उसमें शुरुआती दौर के भी मामले मेरे पास तो निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा जो है पीड़ित जरूर करेगा कि हमारे वकील कुछ मामले तो ऐसे हैं जो मुझे बीच से नहीं टेकअप करना पड़ा है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें मैं शुरू से ही प्रत्येक वादी से ही गवाही मैं कराता चला आया हूँ। जितने साक्षी हैं सबकी गवाही मैंने स्वतः कराई है और लगभग वो मामले ऐसे हैं जिनको मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ सकारात्मक परिणाम लेकर के आएंगे। कि हमारे जब हमने इस पद पर ज्वाइन किया था तो हमारे जिला जज महोदय आदरणीय तेज प्रताप तिवारी जी जो जनपद न्यायाधीश है हमारे, उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा था, वही मेरा ब्रह्मवाक्य है कि अभाव और प्रभाव के बिना अगर आप अपने पद पर रहते हुए कार्य करेंगे तो हमेशा जो है आप श्रद्धा के पात्र होंगे और अगर आप न्याय भी दिला पाएंगे। बिल्कुल। तो ये चीज हमारे लिए गीता का वाक्य है और इसका अनुपालन हमारी पूरी टीम बड़ी ही लगन और निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। अब टीम पर ही हम बात कर लेते हैं, आपकी व्यवस्था पर ही बात कर लेते हैं कि अगर जैसे आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम क्या है, ये किस तरह से कोई व्यक्ति इसका लाभ पा सकता है? देखिए, लीगल एड डिफेंस काउंसिल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें पहले भी एक व्यवस्था थी, इसमें दूसरे रूप में यह व्यवस्था थी और हमारी सीआरपीसी में व्यवस्था है कि जिसके पास अधिवक्ता नहीं रहते हैं उनको जो है न्यायालय द्वारा अधिवक्ता दिया जाता है। एमिकस क्यूराई जिसका नाम है वो उसका प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन देखा ये गया कि उनके पास चूंकि अपने केस रहते थे और इसलिए जो है वो ज़्यादा उस पर अटेंशन नहीं दे सकते थे, इसलिए एक व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने की कि जो इस पद पर कार्य करेगा उसे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी है और वो खाली यही कार्य करेगा। तो इसके लिए पारिश्रमिक जो है पारिश्रमिक भी निर्धारित किया गया और इसके लिए मासिक वेतन के रूप में, मासिक मानदेय के रूप में हम लोगों को पारिश्रमिक दिया जाता है और हमारे लिए प्राइवेट जो है प्रैक्टिस बैन है। हमारे पास जेल से मुकदमे आते हैं। अच्छा। और जेल पर जितना हम लोग जेल विजिट भी करते हैं, हफ्ते में 4 जेल विजिट हमें करनी है और वो हम जाते हैं जेल में और हर वार्ड में जा करके जितने भी उसके जो हैं जेल में बने हुए हैं कक्ष, उसमें जा करके हम लोगों द्वारा ये पूछा जाता है कि जिसके किसी के पास अगर अधिवक्ता न हो तो आप बताइए। और वहाँ अगर कोई लिख करके देता है कि साहब हमारे अधिवक्ता नहीं है तो वो आता है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास, उनके द्वारा हमें मार्क किया जाता है कि आप इनकी विधिक प्रतिरक्षा करिए। और उसके बाद जैसे अब उसमें एक प्रावधान है, जैसे अगर SC/ST है तो उसका तो किसी भी स्तर पर जो है हम अगर वो आवेदन करता है तो हम देखेंगे, महिला है तो उसका भी हम किसी भी स्तर पर देखेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी अगर जेल से बाहर है तो वो आवेदन करेगा। उसकी जो है अगर उसकी आय सीमा जो है 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो उसकी प्रतिरक्षा आप यहाँ करेंगे? हम यहाँ करेंगे। अच्छा, तो ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से वार्षिक जो है वार्षिक आय जिनकी 2 लाख से कम है वो उनकी प्रतिरक्षा फ्री आप करेंगे? प्रतिरक्षा करेंगे और वो भी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आदेश लेने के बाद ही करेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे। आप जेल नालसा की साइड है, नालसा की साइट पर भी वो डाल सकता है कि हमारे पास अधिवक्ता नहीं है। अच्छा, नालसा की वेबसाइट है। तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए गोरखपुर का कोई व्यक्ति अगर उसका विचारण उच्च न्यायालय स्तर पर चल रहा है और उसके पास जो है वो व्यवस्था नहीं है कि वो मुकदमा लड़ सके उच्च न्यायालय में भी व्यवस्था है, तो यहाँ से उसको कोई उच्च न्यायालय की व्यवस्था दी जा सकती है? यहाँ हमारे पास लिख के देगा, हम यहाँ से सचिव साहब के माध्यम से हम उसको उच्च न्यायालय आप वहाँ भिजवाएंगे अगर वो पात्रता के अधीन है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भिजवाएंगे। अगर वो हमारी पात्रता के अधीन आएगा और उसका आय का स्रोत जो है कम है और ये देखा अगर वो उसके संबंध में मतलब अगर वो पात्र है तो उसे हर स्तर पर ये लीगल एड मिलेगा। बहुत सुंदर व्यवस्था है ये। और इस व्यवस्था के तहत जो है जैसा कि जो हमारे दर्शक हैं वो कार्यक्रम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें ये जानकारी मिलेगी कि अगर बहुत सारे लोग जो पैसे के अभाव में अनावश्यक या तो जेलों में रह के यातना झेल लेते हैं या विचारण वो नहीं करा पाते हैं और लगातार जो है समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है
ये लीगल एड सिस्टम, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है ये। तिवारी जी, बहुत सारी कहानियाँ हैं आपके पास और बहुत सारी कहानियाँ नहीं, यथार्थ है हमारे पास। हाँ, हमारे पास जीवन का अनुभव है। इस साल के अंदर में जो 1 साल के अंदर में जो मैंने देखा है, बहुत सारे सत्य कथाएं आपके पास हैं, वो सारी चीजें और उनके माध्यम से हम अपने दर्शकों को और समाज को जागरूक करने का प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल आज आपने जो कहानी बताई, जो सत्य कहानी बताई, और जो सिस्टम से जुड़ने के लिए उन पीड़ितों के लिए जो आपने रास्ता बताया, निश्चित रूप से ये कारगर होगा। और मैं अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि व्यवस्थाएं बनी हैं, और जब व्यवस्थाओं का अनुपालन करने वाला व्यक्ति ईमानदारी से अगर उसका अनुपालन करता है, उस सिस्टम में अपने आप को समर्पित भाव से और ईमानदारी के साथ जब वो कार्य करता है, तो निश्चित रूप से पीड़ित को न्याय मिलता है। आज आपने जो ये कार्यक्रम किया है, ये गोरखपुर के लिए नहीं, प्रदेश के लिए ही नहीं, भारत वर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कारण ये है कि हमारी लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम जो है, राष्ट्रीय विधिक नालसा के ही माध्यम से ही इसका जो है सूत्रपात हुआ है, और जिसके तहत हम लोग की नियुक्ति हुई है। तो ये पूरे देश में ही जितने लोग भी देख रहे होंगे, वो आज ये जान रहे होंगे कि अगर कोई भी कहीं भी बंद है, तो उसके लिए उसको विधिक प्रतिरक्षा के लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हमेशा तैयार है। और वो अगर सुचारू रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आवेदन करता है, तो उसे इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि उसके पास ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अपनी न्यायालय में प्रतिरक्षा नहीं कर पाएगा। फर्जी तौर पर अगर उसको फंसाया जा रहा है या किसी कारण से जेल में बंद है, अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो तत्काल अपने जिले के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करे और उसको वहाँ पर वो अपना आवेदन दे, और उसके माध्यम से जब वो आवेदन उसके लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम तक पहुंचेगा, तो उसको इस बात का एहसास नहीं होगा। वो जानेगा कि इस देश में रह रहे हैं जहां हमारा शासक हमारे लिए भी चिंता करता है, हमारी न्यायपालिका हमारे लिए भी चिंता करती है, और हम सिर्फ इसलिए नहीं जेल में बंद रहेंगे कि जो है हमारे पास पैसा नहीं है। ये हमारे देश नहीं आएगा। ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए जो है हम अपने न्यायाधीशगण के, न्यायमूर्तिगण के शुक्रगुजार हैं कि हम ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं। हम अपने शासकों से शुक्रगुजार हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। सरकार जो है, सरकार का जो सिस्टम है, सरकार में सब आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और सरकार के द्वारा इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। और जो नारा है आप लोगों का, जो विधिक सेवा प्राधिकरण का जो नारा है कि न्याय चला निर्धन के द्वार, निश्चित रूप से आप उसके साकार मूर्ति हैं, उसको साकार कर रहे हैं। ईश्वर ने जो दायित्व दिया है उसे ईमानदारी के साथ निभाना सभी का दायित्व है, उसी के तहत मैं कार्य कर रहा हूँ। बस अब ये सोचता हूँ कि अपने दायित्व को एकदम ईमानदारी के साथ निभाऊं और कहीं कोई त्रुटि ना हो पाए। ईश्वर बस इसके लिए बल दे, बस इतना ही कहूँगा। बहुत सुंदर। दर्शकों, आपने देखा कि तिवारी जी ने अपनी व्यवस्था के बारे में भी बताया, और किस तरह से कोई पीड़ित जो लगातार परेशान था इसलिए कि उसके पास रुपए पैसे नहीं हैं, उसके पास वो क्षमता नहीं, आर्थिक क्षमता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर पा रहा था, उसकी किस तरह से आपने मदद की, और भी तमाम सारी बातें आपने बताया है। निश्चित रूप से इससे आप लाभान्वित होंगे, और को भी, और लोगों को भी, और पीड़ितों को भी आप इससे जोड़ेंगे, ताकि उनके अंदर एक जागरूकता आए कि उन्हें ये लगे कि सरकार के द्वारा ये व्यवस्था है कि अगर वो न्यायालय में भी अगर सक्षम नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो न्यायालय में भी उनकी पैरवी सरकार बिल्कुल मुफ्त करेगी। आपने कार्यक्रम देखा, निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा। तिवारी जी, आपने मुझे समय दिया, अपना अमूल्य समय दिया, और आपने अपनी बातों से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। हम तो आपके धन्यवाद इसके लिए आपको बहुत बहुत आपको देते हैं कि आपने अपने समय निकाल करके इस हमारी लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को और बताया है सबको। आपके इस चैनल के माध्यम से जन सामान्य तक हमारी कारगुजारियाँ पहुँचेंगी और इसका लाभ उठाएगी जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।